हेलो फ्रेंड्स, कुसागर कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग अपने पिछले वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। बेसिकली हमें पढ़ाना है आपातकाल, लेकिन इसके लिए हम थोड़ा सा पिछली बातें करेंगे। बहुत जरूरी है सारी चीजें समझना, और फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। बहुत ध्यान से पढ़ाएंगे, सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस आपको पता चलेंगे और कहानी भी पता चलेगी। इससे आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे और कहानी भी मिलेगी, दोनों चीजें मिलेंगी। और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, अगर आप इसको पूरा देखेंगे तो सारी चीजें समझ पाएंगे। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था इंदिरा गांधी के बारे में। पहले शुरुआत हुई थी लाल बहादुर शास्त्री से, फिर इंदिरा गांधी तक मैंने बताया था कि इंदिरा गांधी सत्ता में कैसे आई और बांग्लादेश कैसे बना, ये मैंने बताया था। मैंने बताया था कि 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी पूर्ण बड़े बहुमत से आई थी, 352 सीटें जीती थी और सत्ता में आई थी। उसके बाद फिर मैंने आपको एक दूसरी बात बताई थी कि ठीक उसी के बाद बांग्लादेश, पाकिस्तान का विभाजन करके बांग्लादेश को बनाया गया था और एक नए राष्ट्र, पूरी पाकिस्तान एक नया राष्ट्र बना जिसका नाम बांग्लादेश था। ये 16 दिसंबर 1971 की बात है, आपको जरूर याद होगा, ठीक है। और एक बड़े मेजॉरिटी से आई थी। उसके पहले भी मैंने कुछ चीजें आपको बताई थी, जरूर ध्यान रखिएगा सारी चीजें। जैसे मैंने कहा था कि 1969 में एक बहुत बड़ा काम करने का प्रयास किया गया था, बैंकिंग को के नेशनलाइजेशन का। आपको याद होगा 1969 में इंदिरा गांधी ने बैंकों को नेशनलाइज करने का प्रयास किया था। जो एक आरसी कूपर नाम के व्यक्ति थे, कोर्ट चले गए थे, उसकी वजह से वो कैंसिल हो गया था, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कहा था कि प्रीवी पर्स को खत्म करने के लिए 1970 में प्रयास किया गया था। उसके बाद फिर मैंने बताया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिताजी चले गए थे कोर्ट में, है ना, महाराजा सिंधिया जी, और वो भी फैसला कैंसिल हो गया था। इन सब चुनाव, इन सब फैसलों के बाद ही इंदिरा गांधी ने गरीबी के नाम पर वोट मांगा था, गरीबी हटाओ के नाम पर इनको पूर्ण बहुमत मिला था। इतना आपको याद होगा, ठीक है। आज हम इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। वो पूर्ण बहुमत से सत्ता में आ चुकी हैं और उसके बाद बांग्लादेश को अलग राष्ट्र बना के उनकी जो पहचान है, उनकी जो विश्वसनीयता है, जो उनकी प्रसिद्धि है, वो एकदम चरम पर है। अब यहां से आगे स्टार्ट करते हैं, ना। 1972 से 1971 के बाद वो जब सत्ता में 1972 से एकदम चरम पर है ना। अब ध्यान से समझिएगा, वो सत्ता में आ गई हैं। एक एक करके उन्होंने अपने जो पुराने सारे डिसीजंस थे उनको लीगल किया। 24वें संविधान संशोधन से लेके 24वां, 25वां, 26वां लेके 31वां तक उन्होंने कई सारे संविधान संशोधन किए। जो भी कोर्ट ने उनके निर्णय पलटे थे उन सबको उन्होंने लीगलाइज किया और उससे वो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, है ना। सारे निर्णय को अलग संविधान संशोधन करके उन्होंने उसको लीगलाइज किया, कानून सम्मत किया और फिर वो उससे धीरे धीरे आगे बढ़ गए, ठीक है। ये सारी चीजें हमको ये सारी चीजें आपको जानना है कि मतलब जितने भी उनके फैसले पलटे थे, चाहे वो प्रीवी पर्स का मामला था, उसको उन्होंने एक संविधान संशोधन करके लीगल कर दिया, चाहे वो बैंकिंग नेशनलाइजेशन की बात थी उसको उन्होंने लीगल कर दिया, चाहे जो गोलकनाथ मामले की बात थी उसको भी उन्होंने लीगल कर दिया, ठीक है। ये सारी चीजें हुई और ये सब कुछ हुआ, ठीक है। अब मैंने कहा आज इमरजेंसी पढ़ना है और अब मैं बात संविधान संशोधन पे बहुत ज्यादा नहीं करने वाला हूं, फिर भी मैंने बताया आपको, ठीक है, कि वो पूर्ण बहुमत से है, सब कुछ सही चल रहा है 1972 तक। अब ध्यान से समझिएगा, बहुत सारी चीजें हैं। बांग्लादेश अलग हुआ, एक युद्ध लड़ा भारत ने। युद्ध का खर्चा, युद्ध का बोझ होता है, आपको पता है। उससे पहले भी 1965 में युद्ध लड़ा जा चुका है, एक और युद्ध लड़ा गया, ठीक है। उसके बाद ध्यान से समझिएगा, 1972 में, 1971 के एंड में और 1972 में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा भारत में, बहुत बड़ा अकाल पड़ा। ध्यान से समझिएगा ये सारी चीजें, ठीक है। 1971 में एक युद्ध हुआ और उस युद्ध में मैंने आपको बताया था कि 1 करोड़ से ज्यादा रिफ्यूजी आ गए, 1 करोड़ से ज्यादा रिफ्यूजी आए हैं, शरणार्थी आए हैं भारत में, शरणार्थी आए हैं भारत में। ध्यान से समझिएगा, 1 करोड़ से ज्यादा शरणार्थी। 1 करोड़ का मतलब समझिए, देश की जनसंख्या 55 करोड़ है, उसमें 1 करोड़ लोग और शामिल हो गए। आप समझ रहे हैं, पहले तो सब बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं बढ़िया बढ़िया, लेकिन जब अपने रिसोर्सेस कम हो जाते हैं तो फिर सबको फिर अपनी चिंता होती है ना। तो 1 करोड़ से ज्यादा शरणार्थी आ गए, बहुत बड़ा अकाल पड़ा है। और फिर समझिए, उसी समय एक बहुत और संकट आया था, वो था ऑयल क्राइसिस, तेल का ऑयल क्राइसिस चल रहा था विश्व में, ऑयल क्राइसिस चल रहा था। इसमें हुआ यह था कि तेल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, कुछ वैश्विक कारण थे। और उस तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो आपको पता है तेल से ही सब कुछ निर्धारित होता है। जब तेल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी तो फिर और भी चीजें इससे प्रभावित हुई। और तेल की कीमतें बढ़ने से क्या बढ़ जाएगा भैया, जब तेल की कीमतें बढ़ी तो फिर महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई और ये महंगाई 30% के आसपास बढ़ गई, लगभग 1/3। मतलब जो चीज 3 की थी वो 4 रुपए की हो गई, जो 100 की थी वो 130 की हो गई, है ना। अब आपको पता है जनता किस मुद्दे पर जनता ने इंदिरा गांधी को वोट दिया था कि मैं गरीबी हटाऊंगी, और ये तो गरीबी हटाने की बजाय गरीबी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है और गरीबी बढ़ रही। तो गरीबी हट नहीं रही थी, गरीबी क्या हो रही थी,
बढ़ रही थी। तो ये कुछ तात्कालिक कारण थे कि मतलब 1972 के बाद अब स्थितियां अच्छी नहीं है, 1972 के बाद चीजें खराब हो रही हैं, यहां तक आपको पता है। अब थोड़ा इससे आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे और स्थितियां खराब हुई। देखिए 1972 के बाद ये सब चैलेंजेस शुरू हुए, ये सारी चीजें 1973 में फेस करना चालू हुआ 1972 में, और उसके बाद फिर स्थितियां और धीरे धीरे खराब होती चली गई। ध्यान से देखिएगा क्या हुआ। 1973 के आखिरी से 1974 तक, जब 1972 खत्म हो गया, 1972 तक बढ़िया चला, जनता सोची अच्छा ही होगा, लेकिन उसके बाद मैंने बताया समस्याएं प्रमुख आई। और फिर 1973 के अंत से 1974 तक अब देखिए बहुत सारे घटनाक्रम हुए, बहुत बड़े बड़े चेंजेस हुए, है ना। जैसे सबसे पहला क्या हुआ, अभी मैंने बोला कि ये सारी समस्याएं चल रही हैं, उसके बाद 1973 में ही, है ना, 1973 के आखिरी में या 1974 में आप देखिए, अब अभी तक जो ये लग रहा था कि ये गरीबों की सरकार है, अब इस पे भ्रष्टाचार के छींटे पड़ने लगे। भ्रष्टाचार के छींटे वो भी ऐसे छींटे पड़ रहे थे जिसमें इंदिरा गांधी को माना जा रहा था संलिप्त था। इंदिरा गांधी क्या, संजय गांधी को, है ना। बेसिकली हुआ ये था 1974 में संजय गांधी ने कहा कि संजय गांधी बेसिकली ट्रेनिंग किए थे इंजीनियरिंग, और उसके बाद साधारण थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा मैं एक कार की फैक्ट्री डालूंगा, है ना। वोक्सवैगन में वो ट्रेनिंग करके आया था, उन्होंने कहा मैं अपनी कार की फैक्ट्री डालूंगा। तो उन्होंने एक मारुति सुजुकी कार नाम से, मारुति सुजुकी नाम से उन्होंने एक कार की फैक्ट्री डालने का निर्णय लिया। मारुति सुजुकी नाम से इन्होंने एक कार की फैक्ट्री डालने का निर्णय लिया। अब भैया इनके पास पहले से कोई एक्सपीरियंस तो था नहीं, तो एक बिडिंग कराएगी। उस समय बहुत मुश्किल था इंडस्ट्री डालना, भारत में बहुत सारे नियम कानून कायदे थे, लेकिन भाई प्रधानमंत्री के लड़के हैं तो आप समझ ही रहे कौन रोक सकता है। तो इन्होंने डालने का फैसला किया, और इन 12 कंपनियों ने निविदाएं आमंत्रित की, उसमें से इनकी कंपनी का चयन हो गया राजीव गांधी की, और इनको दे दिया गया। इससे जनता को और विपक्षियों को, विपक्षी मतलब मोरारजी देसाई स्पेशली और बहुत सारे लोग, उन्होंने इन पे सीधे सीधे आरोप लगाया कि भैया इनको कोई अनुभव नहीं है, इनको इतना बड़ा ठेका कैसे दे दिया गया। इन्होंने 1 लाख कार बनाने का ठेका इनकी कंपनी मारुति सुजुकी को दे दिया गया। मतलब ये इंसिडेंट मैं इसलिए बता रहा हूं कि यहां से आप समझिए कि प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार के छींटे पड़ना चालू हो गए, है ना, उनके लड़के संजय गांधी पर। उन्होंने मारुति सुजुकी की एक फैक्ट्री लगाई थी, जिससे 1 लाख कार बनाने का उनकी कंपनी को ऑर्डर दे दिया गया बिना किसी नियम कानून कायदे के, जिससे इनके ऊपर भ्रष्टाचार के केस लगे, भ्रष्टाचार के छींटे पड़ना चालू हुए। अब आगे समझिएगा हुआ क्या इस अवधि में। समझिए क्या हुआ इस अवधि में। 3 बड़े संकट आए इनके सामने, ध्यान से समझिएगा, तीनों हमको बहुत ध्यान से समझना है। सबसे पहला है गुजरात संकट, फिर उसके बाद दूसरा है बिहार संकट, और बिहार के बाद तीसरा है रेलवे हड़ताल। ये तीनों चीजें समझिएगा। इन 3 चीजों ने इस पार्टी को एकदम जो बहुमत से आई थी उसको धीरे धीरे आप समझिए कि लगभग कमजोर कर दिया, घुटनों पे ला दिया। अब देखिए हुआ क्या। सबसे पहले गुजरात संकट क्या है। गुजरात में बेसिकली मोरारजी देसाई को आप जानते हैं, मैंने पिछली बार पढ़ाया था, बहुत बड़े व्यक्तित्व के आदमी, और कैसे इन्होंने कांग्रेस छोड़ी, सब आप लोगों को याद होगा। नई कांग्रेस बनाई गई, है ना, मोरारजी देसाई अलग हुए थे, उससे नई कांग्रेस इन्होंने बनाई थी, INCO, है ना, INCO करके इन्होंने एक नई कांग्रेस बनाई है, कांग्रेस से अलग हुए मोरारजी देसाई। उसके बाद विरोध में तो थे ही, गुजरात से संबंध रखते थे, ये भी आपको पता है। उस समय ध्यान से समझिएगा, गुजरात के उस समय मुख्यमंत्री थे चिमनलाल, ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे। बहुत ध्यान से सारी घटना समझिएगा। गुजरात में हुआ क्या, नॉर्मली बहुत बड़ी घटना नहीं थी, लेकिन वो बहुत बड़ी बन गई। वहां पे एक कॉलेज था, वहां पे एक फीस बढ़ाई गई हॉस्टल की, तो वहां छात्रों ने हड़ताल करना शुरू कर दिया। अब छात्र बड़े पैमाने पर हड़ताल करने लगे कि फीस वापस करो, है ना, और फीस वापस करके सारी चीजें एकदम नियम कानून कायदे से करो। तो मतलब छात्रों की हड़ताल चालू हो गई। क्या हो गया भैया, गुजरात में छात्रों की हड़ताल चालू हो गई, ठीक है, छात्रों की हड़ताल चालू हुई। अब मोरारजी देसाई तो पहले ही मौका ढूंढ रहे थे, ठीक है। और उस समय एक चीज और परसेप्शन समझिएगा, मैंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे भ्रष्टाचार के छींटे थे, वो छींटे थे, बहुत बड़ी घटना नहीं थी, बहुत ज्यादा, मतलब लोग अभी भी खुल के नहीं बोल रहे थे। लेकिन जो चिमन लाल के बारे में बता रहा हूं, इनको आप ध्यान से समझिएगा। चिमन लाल के बारे में उस समय इतना परसेप्शन था कि ये खुलेआम भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, और गुजरात में चिमन लाल को, जो चिमन लाल नाम है, इनके नाम से एक कहावत चल रही थी, चिमन चोर कहा जाता था। चिमन चोर एक कहावत चल रही थी, पॉपुलर थी, चिमन चोर, है ना। मतलब यह है कि चिमन लाल इतना ज्यादा भ्रष्टाचार में सम्मिलित थी कि चिमन चोर लोग कहते थे, ठीक है। तो मतलब भ्रष्टाचार के आरोप इनके ऊपर बहुत बड़े थे, बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे थे, ठीक। अब मोरारजी देसाई को मौका मिल गया, वो भी इसमें शामिल हो गए, और बहुत बड़े पैमाने पर ये हड़ताल करने लगे, है ना। दिसंबर से चालू हुआ, और फिर बहुत बड़े पैमाने पर वो इसमें शामिल हो गए और हड़ताल करने लगे। फिर क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा, दिसंबर 1973 में मामला चालू हुआ, और इसमें मोरारजी देसाई शामिल हो गए, ठीक है।
फिर हुआ क्या, मोरारजी देसाई धरने पर बैठ गए, उनके साथ और भी बहुत सारे लोग धरने पर बैठ गए और फिर बहुत सारी चीजें हुई, है ना। और इसमें मोरारजी देसाई ने मांग की कि अगर ये वापस नहीं लिया गया, उसमें पूरा गुजरात को बंद करने का निर्णय लिया गया, सब लोग उनके पक्ष में आ गए, पूरा वैसे भी मैंने कहा कि उनके खिलाफ माहौल था। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार से मुख्यमंत्री को बर्खास्त करो और विधानसभा को बर्खास्त करो, ठीक है। उसी समय बिहार के एक बहुत लोकप्रिय नेता है जेपी, आपको इन्हें सुना होगा, जयप्रकाश नारायण, है ना। तो जयप्रकाश नारायण भी पहले से ही वो मतलब सत्ता के साथ नहीं थे, वो बेसिकली पार्टी वाली विचारधारा में विश्वासी नहीं रखते थे। जयप्रकाश नारायण के बारे में भी मैं थोड़ा आपको डिटेल में बताऊंगा सारी चीजें, है ना, जब बिहार का जिक्र करूंगा। फिलहाल आप जान लीजिए कि जयप्रकाश नारायण गांधी जी के बहुत बड़े अनुयायी थे और बहुत पॉपुलर नेता थे, ठीक है। तो इन्होंने भी इसको सपोर्ट किया और ये भी आ गया इसी हड़ताल में। ये जेपी आए फरवरी में, है ना, फरवरी 1974 में जेपी भी आ गए 1974 में, ठीक है। जेपी ने इसको सपोर्ट कर दिया। अब कांग्रेस के ऊपर बहुत दबाव था। कांग्रेस ने क्या किया भैया, सरकार बर्खास्त कर दी, सरकार बर्खास्त कर दी और मुख्यमंत्री को हटा दिया, है ना। सरकार बर्खास्त करी और मुख्यमंत्री को क्या किया, हटा दिया। ध्यान से समझिएगा, है ना। सरकार बर्खास्त की और मुख्यमंत्री को हटा दिया गया, ठीक है। अब ये जो पूरा आंदोलन था, इसमें एक हिसाब से यहाँ पे उनको लगा कि हमारी जीत हुई है। मोरारजी देसाई पहली बार अप्रत्यक्ष रूप से थोड़ा बहुत जीते थे। और इस पूरे गुजरात के आंदोलन को हम नव निर्माण आंदोलन कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये आंदोलन, जिसमें गुजरात की सरकार को बर्खास्त किया गया मार्च में। नव निर्माण आंदोलन, है ना, ये नव निर्माण आंदोलन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है मॉडर्न हिस्ट्री में। नव निर्माण आंदोलन गुजरात से संबंधित है, जिसमें गुजरात के छात्रों का आंदोलन, जिसमें मोरारजी देसाई शामिल हुए और फाइनली वहां की सरकार को बर्खास्त करना पड़ा। वहां के मुख्यमंत्री जो प्रचंड बहुमत से सरकार में थे, प्रचंड बहुमत का मतलब यह है कि भैया वो 3/4 बहुमत था उनका, उससे भी ज्यादा, है ना। मतलब यह है कि अगर 400 300 200 समथिंग सीटें थी, उसमें मतलब 90% से ज्यादा सीटें उन्हीं की थी, है ना। और उस सरकार को बर्खास्त करना पड़ा, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है, नव निर्माण आंदोलन, ठीक है। बाद में इन्होंने और फिर थोड़े दिन बाद, 6 महीने बाद, कुछ दिन बाद इन्होंने मांगे कि वो सरकार ही ना बर्खास्त करो, विधानसभा स्थगित करो, है ना। तो फिलहाल तो कांग्रेस तैयार नहीं हुई, लेकिन ये फिर से भूख हड़ताल पर बैठे और बाद में फिर मार्च अप्रैल में विधानसभा स्थगित कर दी गई, है ना। तो इस आंदोलन में कांग्रेस की हार हुई। ध्यान से समझिएगा, ये चीज मैं बता इसलिए रहा हूं कि कांग्रेस कमजोर कैसे हो रही है इसको बता रहा हूं, है ना। विधानसभा स्थगित कर दी गई और इसमें मोरारजी देसाई की जीत हुई, है ना। मोरारजी देसाई अप्रत्यक्ष रूप से जीत गए, है ना। ये पहला घटना था जिसमें कांग्रेस हार गई, है ना, अपने घुटनों पर आई और मोरारजी देसाई जीत गए। गुजरात की विधानसभा को बर्खास्त करना पड़ा, ये गुजरात का इवेंट है। अब दूसरा समझिएगा बिहार में क्या हुआ। ये चीज आप लोगों ने समझी होगी, बहुत महत्वपूर्ण है। नवनिर्माण आंदोलन पूछा जाता है, ध्यान से समझिएगा सारी चीजें, ठीक है। नवनिर्माण आंदोलन में गुजरात की छात्रों के आंदोलन के खिलाफ गुजरात की प्रचंड बहुमत की सरकार को, कांग्रेस को बर्खास्त करना पड़ा मोरारजी देसाई के दबाव में, और जयप्रकाश नारायण ने उसको समर्थन किया, ठीक है। अब हम बात करते हैं बिहार की, जयप्रकाश नारायण। अब बिहार में क्या हुआ समझिएगा, बिल्कुल वैसा ही गुजरात जैसा ही कुछ था। वहां पे भी छात्र उग्र थे, कई सारे अनियमितताओं को लेकर, रोजगार का संकट, बहुत बड़ा रोजगार संकट था और भी कई सारी समस्याएं थी। तो छात्र वहां उग्र थे और छात्रों ने एक संगठन बनाया, है ना। छात्रों ने एक संगठन बनाया जिसका नाम दिया गया BCSS, बिहार छात्र संघर्ष समिति। क्या बनाया गया भैया, बिहार छात्र। ये सारी चीजें जानना जरूरी है आपके लिए। मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूं, लेकिन मैं सारी चीजें आपको डिटेल में इसलिए बता रहा हूं कि आप ये सारी चीजें समझ पाएंगे, तभी सब फैक्ट्स भी आपको याद रहेंगे। बिहार छात्र संघर्ष समिति बनाई, है ना। छात्रों के ही आंदोलन थे सब, है ना, वो पूरा समय छात्रों के आंदोलन का था। अब इस छात्रों ने कहा, सारे छात्रों ने कहा कि अपना एक अध्यक्ष बना लिया जाए, और कुछ लोग इसमें प्रमुख रूप से थे। तो इसमें जो अध्यक्ष बनाए गए बहुत चर्चित चेहरे हैं, आपको याद होगा, लालू प्रसाद यादव। कौन अध्यक्ष बने भैया, लालू प्रसाद यादव, है ना। ये अपनी बोलने के कौशल के लिए जाने जाते हैं। ये इस बिहार छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष बने। इसमें और भी प्रमुख कुछ सदस्य थे, जैसे उसमें थे सुशील कुमार मोदी, आप जानते हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, है ना। रामविलास पासवान, इनको भी जानते हैं, अपने खाद्यान्न में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं, है ना, रामविलास पासवान, ठीक है। और उसके बाद शेख साहबुद्दीन थे, है ना, सैयद साहबुद्दीन थे, इनको भी आप जानते हैं, सिवान केस से बहुत चर्चित है, ठीक है। तो इन लोगों ने कहा कि हम धरना करेंगे, और इन लोगों ने धरना किया। 18 फरवरी को इन्होंने कहा कि हम धरना करेंगे, और 18 मार्च को इन्होंने एक बहुत बड़ा धरना किया। और उस बहुत बड़े धरने में ध्यान से समझिएगा,
इन्होंने पहले कहा, कांग्रेस से कहा कि आप हमारी बातें मान लीजिए। जैसे वहां चिमन लाल थे, जैसे यहाँ अब्दुल गफूर मुख्यमंत्री थे, बहुत अच्छे व्यक्ति माने जाते थे। अब्दुल गफूर मुख्यमंत्री कौन था बिहार का उस समय, सारी चीजें जानना जरूरी है। अब्दुल गफूर मुख्यमंत्री थे। कौन था? अब्दुल गफूर। उस समय जो सीएम थे वहां के, वो अब्दुल गफूर थे। ठीक है, अब कहा गया ऐसे, वहां के भी छात्रों ने मांग की कि सीएम को हटाया जाए और नई सरकार बनाई जाए। सरकार करप्ट है, रोजगार नहीं दे रही, फीस बढ़ा रही है, करप्शन में शामिल है। ठीक है, तो ऐसे कई सारी मांगे थी। इनके बेस पे कहा गया एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, और एक बहुत बड़ा आंदोलन किया गया। और वो आंदोलन कब किया गया? 18 फरवरी को डिक्लेयर किया गया कि 18 फरवरी कहा गया हम आंदोलन करेंगे, और 18 मार्च को एक बहुत बड़ा आंदोलन किया गया। 18 मार्च को ध्यान से समझिएगा, अभी तक यही लोग आंदोलन किए हैं। इन लोगों को कोई उस समय बहुत बड़ा प्रभाव नहीं था, लेकिन उन्होंने आंदोलन बहुत बड़ा किया। बड़ा हिंसक आंदोलन हुआ, बहुत सारे थाने जलाए गए, बसें जलाए गए, जीप जलाए गए, और उसमें 3 छात्रों की भी मौत हो गई। बहुत बड़ा हिंसक आंदोलन हुआ। लेकिन ये लोग इस आंदोलन से ये जान गए कि इससे कुछ होने वाला नहीं। और इंदिरा गांधी भी सोच रही थी कि ऐसे धीरे धीरे सारे राज्यों की हमारी सरकार चली जाएगी, अगर भाई सब ऐसे विरोध करते रहे, हम बात मानते रहे। तो इंदिरा गांधी भी इसमें अब झुकने के मूड में थी नहीं, है ना। अब ये लोग भी जान गए कि ऐसे कुछ होने वाला नहीं। फिर इन्होंने इसी 18 मार्च को अपने आंदोलन में जयप्रकाश नारायण को आमंत्रित किया। किसको आमंत्रित किया? ध्यान से समझिएगा। मतलब जयप्रकाश नारायण की इस बिहार आंदोलन में एंट्री होती है 18 मार्च को। 18 मार्च 1973 को जयप्रकाश नारायण को इन लोगों ने आमंत्रित किया। किसने? बिहार छात्र संघर्ष समिति, लालू प्रसाद यादव जिसके अध्यक्ष थे। ठीक, इन्होंने कहा आप हमारा साथ दीजिए। इन्होंने कहा हम आपका साथ देंगे, लेकिन इसके 2 मुद्दे होंगे। साथ देंगे, उसकी कुछ कंडीशंस है। पहला कंडीशन ये है कि ये केवल छात्रों का आंदोलन नहीं रहेगा, एक सामाजिक आंदोलन बना। ठीक है, केवल छात्रों की समस्या नहीं, पूरे समाज की समस्याएं, इसमें पूरा करप्शन, सब कुछ इसमें टैकल होना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि 2 मुद्दे हैं। पहला यह है कि केवल बिहार में नहीं रहेगा, पूरे भारत में रहेगा। कहां रहेगा ये? पूरे भारत में। उन्होंने कहा आंदोलन आप करिए। तो सब लोग मान गए, ठीक है आंदोलन तो चल ही रहा है, केवल बिहार क्यों, हम पूरे भारत को देखते हैं। तो पहला इन्होंने कहा केवल बिहार नहीं, पूरे भारत में रहेगा, तो ये मान गए। दूसरा इन्होंने कहा केवल छात्रों की समस्या नहीं, ये संपूर्ण क्रांति होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? संपूर्ण क्रांति होनी चाहिए। तो इसी में इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। 18 मार्च की रैली को इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। ध्यान से समझिएगा कि 18 मार्च की ही रैली में पहले इन्होंने कहा पूरे भारत में होगा, दूसरा इन्होंने कहा कि केवल छात्रों की समस्याएं नहीं होंगी, इसमें सारी समस्याएं शामिल की जाएंगी। तो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया 18 मार्च को। ठीक है, क्लियर है। अब 18 मार्च की बात हो गई, जयप्रकाश नारायण शामिल हो गए इसमें। ठीक है, और एक बहुत बड़ी रैली आयोजित हुई पूरे पैमाने पर, और पूरा दिल्ली में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन हुआ, जिसमें 10 लाख से ज्यादा लोग गए, और उसमें पूरा हुंकार भरी गई। कहा गया कि 1 साल में हम सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे, है ना। ये लगभग अप्रैल के आसपास रैली हुई, अप्रैल मई में, है ना। उसमें कहा गया कि हम सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे, है ना। 1 साल बस आप लोग हमारा साथ दीजिए। कहा गया कि आप लोग कोई काम मत करिए, है ना। सबसे आह्वान किया गया बिल्कुल गांधी जी के असहयोग आंदोलन की तर्ज पर, है ना। जयप्रकाश नारायण, ये समझिएगा बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है संपूर्ण क्रांति, है ना। इसमें इन्होंने आह्वान किया पूरे बिहार के वासियों और पूरे देश के वासियों से, है ना। उन्होंने कहा आप सरकार का साथ मत दीजिए, स्पेशली बिहार में तो ये जरूर कहा गया कि आप सरकार का साथ मत दीजिए। सरकारी लोगों से कहा गया आप काम पर मत जाइए, 1 साल के अंदर हम असली आजादी चाहते हैं, असली आजादी मिलेगी, है ना। हमें अपने संविधान या प्रजातंत्र का मतलब समझ आएगा, ये प्रजातंत्र नकली है, उन्होंने कहा ना। एक संपूर्ण क्रांति के नारे के साथ इस आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है, इंदिरा गांधी झुकी नहीं, बहुत बड़ा आंदोलन चला। बहुत कुछ जगहों पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव बिहार में देखने को मिला। कई सारी जगहों पर तो पूरा बिहार बंद हो गया। भागलपुर वगैरह में तो बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिला। गया में बहुत बड़ा प्रभाव था, पटना में भी प्रभाव था, है ना। और इसी आंदोलन से बहुत सारे नेता निकल के आए, उनकी मैं बात करूंगा बाद में, है ना। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, ये सब, रविशंकर प्रसाद, ये सब इसी आंदोलन की उपज है। बहुत सारे नेता इस आंदोलन से निकल के आए, और बहुत बड़े पैमाने पर यह आंदोलन चला। ठीक है, अभी इंदिरा गांधी झुकने को तैयार नहीं थी, लेकिन अक्टूबर नवंबर में इंदिरा गांधी ने बुलाया। इंदिरा गांधी के और जयप्रकाश नारायण के, ध्यान से समझिएगा, जेपी के बहुत अच्छे संबंध थे। बहुत अच्छे संबंध, पहले बहुत अच्छे संबंध थे। कैसे? आप ध्यान से समझिएगा, थोड़ा जयप्रकाश नारायण के बारे में जान लीजिए। बहुत बिहार से संबंधित है, बहुत ब्राइट स्कॉलर थे, विदेश में पढ़े हुए थे। विदेश में जाके इन्होंने समाज शास्त्र के बारे में पढ़ाई की, और वहीं से मार्क्स से प्रभावित हुए, है ना। कार्ल मार्क्स से प्रभावित हुए, और फिर वो उसी विचारधारा पर आ गए, मार्क्सवादी विचारधारा पर आए, और वो भारत आए। वहां पे भी वो छात्र नेता रहे, फिर उसके बाद भारत आए, गांधी जी के आंदोलन से जुड़ गए। और उसके बाद ये नेहरू ने इनको कैबिनेट में लेने को कहा था, लेकिन ये कहे कि हम सरकार में शामिल नहीं होंगे। आचार्य विनोबा भावे का हमने नाम सुना होगा, विनोबा भावे का नाम आप लोग जानते होंगे। विनोबा भावे भूदान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, है ना। उनके साथ, उनकी तर्ज पर ये भी गए बाहर। इन्होंने कहा हम अलग से रहेंगे और अलग ही अपना आंदोलन चलाएंगे। ठीक है,
और सरकार में शामिल नहीं होंगे। तो ऐसे व्यक्ति थे, नेहरू के बहुत करीबी थे, इंदिरा गांधी के भी करीबी थे, इंदिरा गांधी से भी बातचीत होती थी, लेकिन उस समय तक सरकार से बहुत अनिच्छुक थे, बहुत अच्छा इनको लग नहीं रहा था, है ना। तो इनकी बातचीत हुई, इंदिरा गांधी ने कहा कि अगर आप कह रहे हैं बिहार सरकार से नाराज है तो बिहार सरकार को मैं सस्पेंड कर दूंगी, लेकिन ये पूरे देश में नहीं लागू होना चाहिए, जैसे पहले गुजरात हुआ, बिहार है, फिर अगला राज्य होगा, फिर अगला राज्य होगा, ऐसे तो हर जगह सरकार गिर जाएगी। तो इन्होंने कहा नहीं, केवल बिहार की बात नहीं, बात तो पूरे देश की है। तो इन दोनों में बात नहीं बन पाई और वो मीटिंग अनिर्णित रही, कुछ खास निर्णय नहीं हुआ और ये ऐसे ही चलता रहा। ठीक है, तो ये हो गया बिहार की जयप्रकाश नारायण आंदोलन की बात। ये अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ। ठीक है, ये एक समस्या है जो मैंने बताया कि बहुत बड़ा रूप इसने लिया। ठीक है, ये जयप्रकाश नारायण के बारे में बात होगी। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, है ना, बात करते हैं रेलवे की। रेलवे भी आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। रेलवे हड़ताल भी बहुत बड़े पैमाने पर, इसमें थे जॉर्ज फर्नांडीज। जॉर्ज फर्नांडीज का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जॉर्ज फर्नांडीज। नहीं सुना है तो समझ लीजिए, 1971 के चुनाव में ये शामिल हुए थे। इनकी अलग पार्टी थी, सोशलिस्ट पार्टी, विपक्ष में शामिल हुए थे। सीटें ज्यादा नहीं मिली, मात्र 3 सीटें मिली थी, लेकिन बड़े नेता थे, अच्छा व्यक्तित्व था और रेलवे में थे, ट्रेड यूनियन के लिए काम करते थे, रेलवे ट्रेड यूनियन के लिए। तो इन्होंने उस समय जो लोकोमोटिव स्टाफ था, लोकोमोटिव स्टाफ मतलब ट्रेन को चलाने की जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है, ड्राइवर है और ये सब है, तो उसके लिए इन्होंने कई सारे अधिकारियों के लिए लड़ाई लड़ी और केंद्र सरकार से बात कर रहे थे, बातें नहीं बनी, तो इन्होंने बहुत बड़ी हड़ताल की थी। 8 मई से 27 मई तक 75% स्टाफ शामिल था। 75% स्टाफ, जैसे इस समय लॉकडाउन में पूरी ट्रेनें बंद है, उस समय भी पूरी ट्रेनें बंद हो गई थी, है ना। 75% स्टाफ हड़ताल पर था 8 मई से 27 मई तक, है ना। तो ये भी बहुत बड़ी हड़ताल थी। इंदिरा गांधी, मैंने बताया कि 3 कारण थे कि इंदिरा गांधी सरकार बड़ा कमजोर होती जा रही थी। पहला गुजरात, फिर बिहार, जयप्रकाश नारायण आंदोलन, और उसके बाद फिर तीसरा रेलवे हड़ताल 8 मई से 27 मई तक। इस बीच और भी प्रमुख कुछ घटनाक्रम हुए, जैसे एक ध्यान से समझिएगा, आपको पता होगा 18 मई 1974 को एक बहुत बड़ा काम हुआ था। क्या था ये? पोखरण परमाणु परीक्षण। पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा, बहुत बार पूछा जाता है कि पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ, तो 18 मई 1974 को हुआ। अब आप सोच रहे होंगे इसका इससे लिंक क्या है, जानबूझ के 8 और 27 के बीच में 18 मई को किया गया। तो क्या आप सोच रहे होंगे तुरंत कर दिया गया? बिल्कुल तुरंत नहीं किया गया, इसकी बहुत पहले से भूमिका बनाई गई और बहुत पहले से मेहनत की गई, है ना। अभी समझिए, इसकी ये चालू हो गया था हमारा 1944 से कार्यक्रम, 1944 से, है ना, जब देश आजाद भी नहीं हुआ था। उसी समय नेहरू जी ने कह दिया था होमी जहांगीर भाभा से, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जिनको हमारे परमाणु का मतलब शुरुआत जिन्होंने की परमाणु कार्यक्रम की, उनसे इन्होंने कह दिया था कि आप काम करिए, क्योंकि विश्व में सारी शक्तियां हैं, सबसे हमको निपटना है। आजाद होने के बाद भी हम कुछ कर कैसे पाएंगे अगर हमारे पास परमाणु नहीं होंगे, है ना। तो 1944 से TIFR नामक एक संस्था बनाई थी होमी जहांगीर भाभा ने, याद रखिएगा, TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। पूछा जाता है इसकी स्थापना कब हुई, 1944, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इसकी स्थापना हुई और इसलिए परमाणु कार्यक्रम शुरू किया। ठीक है, कार्यक्रम चलता रहा, बहुत अच्छा कार्यक्रम चला। 62 के आसपास हम लोग आ गए थे इस मोड़ पर कि हम कर लेंगे परीक्षण। सारी चीजें मैं बता रहा हूं जो आप समझ पाओ। फिर लेकिन उस समय आपको पता है चीन युद्ध हुआ, फिर नेहरू जी की डेथ हो गई, फिर उसके बाद भारत बहुत संकट में आ गया। 66 में फिर हम परीक्षण करने के कगार पर थे, लेकिन उस समय 66 में पहले मैंने बताया था आपको कि 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो गई थी ताशकंद में, संदेहास्पद परिस्थितियों में हुई थी। मैंने कहा था KGB का हाथ कुछ लोग बता रहे थे, आपको पता है, याद होगा सारी चीजें। ठीक है, और उसके बाद केवल यहीं तक नहीं हुआ, उनकी डेथ हुई उनके ठीक 12 दिन बाद, 11 जनवरी को डेथ हुई। ये सारी चीजें आपको जानना जरूरी है ना। लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हुई और उसके ठीक 12 दिन बाद 23 जनवरी को होमी जहांगीर भाभा की डेथ हो गई, है ना। मतलब पूरा परमाणु कार्यक्रम समझ लो हो गया बंद, लेकिन उसके बाद भी इसको बंद नहीं किया। इंदिरा गांधी ने कहा आप कार्यक्रम चलाइए, जो उसके असिस्टेंट थे उन्होंने कार्यक्रम को चलाया, जो दूसरे प्रमुख चीफ थे, है ना, उन्होंने इस कार्यक्रम को चलाया DRDO के, और फिर ये कार्यक्रम चलता रहा। और फिर इसी की जो परमाणु परीक्षण पहला किया गया 18 मई 1974 को। ठीक है, तो मैंने बताया शुरू कहां से हुआ, 1944 से शुरू हुआ था। और किया कब गया पहला? 18 मई 1974 को, पोखरण परमाणु परीक्षण, है ना। ठीक है, पोखरण परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को किया गया। अभी इसका नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसका नाम पूछा था स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम है इसका? स्माइलिंग बुद्धा। आप समझ रहे होंगे इसका इमरजेंसी से क्या जिक्र है, अभी मैं बताऊंगा। स्माइलिंग बुद्धा मतलब मुस्कुराते हुए बुद्ध। स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम इसलिए दिया गया क्योंकि जो परमाणु परीक्षण हुआ था वो बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था, है ना, इसलिए इसका नाम स्माइलिंग बुद्धा दिया गया। स्माइलिंग बुद्धा इसलिए इसका नाम है क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा को परमाणु परीक्षण हुआ था। क्लियर है, इतना आप समझ गए होंगे। परमाणु परीक्षण हुआ 18 मई को। अब परमाणु परीक्षण हुआ तो इससे थोड़ा सा
मतलब यह है कि जनता में थोड़ा जोश आ जाता है सरकार के लिए कि वाह सरकार ने कुछ किया है, बड़ा काम किया है ना। थोड़ा इंदिरा गांधी को कॉन्फिडेंस इससे मिला है ना, उनको लगा कि अरे 3 बड़ी बड़ी डिफीट हो रही हैं तो चलो कुछ तो हुआ, कुछ थोड़ा बहुत तो कॉन्फिडेंस मिला है ना, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इनको मिला। और एक और बहुत बड़ा काम इन्होंने 1974 में किया था, सिक्किम को मिलाया था, बाद में फाइनली वो 1975 में मिला भारत में, तो 1974 में सिक्किम को मिलाया था। इससे भी थोड़ा सा इन्होंने प्रयास किया जनता को जीतने का है ना, जनता को अपने पक्ष में लाने का है ना। सिक्किम 1975 में सिक्किम का भारत में विलय हो गया पूर्ण रूप से, तो ये भी महत्वपूर्ण चीज है। तो ये 2 बड़े काम हुए, लेकिन कुछ रुकने वाला था नहीं, सब चलता रहा है ना। और हुआ क्या, ये तीनों बहुत बड़े विरोध चल रहे हैं, आपको पता ही है, ये सब कुछ चल रहा है। और ये सब चलते चलते 1973-74 के बाद आ जाता है हमारा 1975। ध्यान से समझिएगा, अब इमरजेंसी के आसपास हम लोग आ रहे हैं। 1975 आ गया, 1975 आंदोलन तीनों चल रहे हैं, बहुत बड़े आंदोलन है। जयप्रकाश नारायण दिल्ली में पूरा आंदोलन कर रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पर दिल्ली में आंदोलन हो रहा है, दिल्ली में रैलियां चल रही हैं, बहुत बड़ी रैलियां चल रही हैं दिल्ली में है ना। बाकी सारी चीजें हो रही हैं, 1975 आ गया है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। दिल्ली में एक बहुत बड़ी रैली हुई, जयप्रकाश नारायण ने किया 6 मार्च 1975 को। 10 लाख से ज्यादा लोग आए और बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने कहा कि सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे है ना, और हमें एक अच्छी सरकार बनानी है जो देश के हित के लिए काम करे। और बहुत सारी चीजें थी, बहुत दबाव में थी, ठीक है। फिर एक डेट आई जो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे भारतीय इतिहास के लिए है ना, इसको बहुत आपको ध्यान से समझना है। यह है 12 जून 1975। यही डेट इमरजेंसी के लिए भैया पूर्ण रूप से रिस्पॉन्सिबल है, बहुत ध्यान से समझिएगा। इस दिन 3 प्रमुख घटनाएं हुई, ठीक है, और ये तीनों घटनाएं आपको बहुत अच्छे से जानना है। 12 जून 1975 इंदिरा गांधी की जीवनी में लिखा था कि इंदिरा गांधी से कहा गया कि आपसे अगर कहा जाए कि आप अपने कैरियर का एक दिन हटा दो तो कौन सा दिन हटाने कहेंगी, तो उन्होंने कहा कि 12 जनवरी जून का अगर दिन हट जाए मेरे अतीत से तो फिर मतलब सब कुछ अच्छा ही है। तो 12 जून को उनको बहुत बड़े 3 झटके लगे, समझिएगा। पहला ये हुआ कि इनके एक बहुत खास व्यक्ति थे धर साहब, उनकी डेथ हो गई सुबह सुबह है ना। इनके 5 लोग, 5 इनके प्रमुख थे जो काम देखते थे पीएमओ में, उसमें एक धर जी थे है ना, उनका डेथ हो गया। बहुत झटका लगा इससे इनको है ना, सुबह सुबह ही इनको ये खबर मिली। दोपहर आते आते मैंने कहा कि गुजरात की मैंने अभी बात की थी, गुजरात विधानसभा भंग कर दी गई। फिर उसके बाद 6 महीने में चुनाव नहीं सरकार कराना चाहती थी, मोरारजी देसाई भूख हड़ताल पर बैठे। फरवरी में कहा गया चुनाव कराएंगे, मार्च में गुजरात विधानसभा का चुनाव हुआ है ना। और मार्च अप्रैल में बोला चुनाव करवाएंगे हम। 10 जून को चुनाव हुआ और 12 जून को इसका रिजल्ट आया गुजरात विधानसभा का। ये कांग्रेस के लिए पहला झटका था और मोरारजी देसाई के लिए पहली हार थी। इसमें भैया कांग्रेस हार गई और मोरारजी देसाई जीत गए। सीटों की एग्जैक्ट बात अगर हम ना करें, 80 के आसपास पाए थे और 60 के आसपास पाए है ना, ये अप्रॉक्स 60 पाए हैं, अप्रॉक्स 80 पाए हैं। पूर्ण बहुमत से मोरारजी देसाई मतलब विपक्षी पार्टी गुजरात में जीत गई और इंदिरा गांधी की हार हुई। तो मतलब पहली बार मोरारजी देसाई इस गुजरात विधानसभा में चुनाव जीत गए। ध्यान से समझिएगा, इंदिरा गांधी के लिए बड़ा हार थी, बड़ा सेटबैक था। मोरारजी देसाई चुनाव जीते है ना। 80 के आसपास सीटें इनको मिली, अप्रॉक्स 80 और 60 के आसपास, 62-87 ऐसा है ना, तो इनको मिली। ठीक है, क्लियर है, ध्यान से समझिएगा। दूसरा बड़ा झटका लगा, बहुत बड़ा झटका था। अब तीसरा बड़ा झटका जो इमरजेंसी की पूरी पृष्ठभूमि लिखने वाला था, यही इमरजेंसी की पृष्ठभूमि है। ये सारी चीजें पीछे वाली मैंने इसलिए बताया कि आप जान पाओ कि उस समय कांग्रेस की हालत क्या थी और क्या क्या कांग्रेस की असलियत है, इसलिए मैंने सारी चीजें बताई। लेकिन ये सबसे बड़ा झटका है जो आपको जानना है ना, ध्यान से समझिएगा। हुआ क्या, इंदिरा गांधी के बारे में अगर आपको पता है तो इंदिरा गांधी यूपी से चुनाव लड़ती थी, यूपी की रायबरेली सीट से। कहां से चुनाव लड़ती थी? रायबरेली सीट से। सारी चीजें जानिएगा। अभी रायबरेली सीट पर इनके खिलाफ जो चुनाव लड़ते थे वो थे राजनारायण। कौन थे भैया? एक सोशलिस्ट नेता थे, राजनारायण। चुनाव लड़ते थे, 1971 में चुनाव हुआ, राजनारायण हार गए और ये जीत गई। 1 लाख वोटों से जीती थी। लेकिन भैया जब प्रत्याशी हारता है तो कहता है धांधली हुई, कोर्ट चला गया। तो राजनारायण कोर्ट चले गए भैया, ठीक है। राजनारायण चुनाव हारे 1971 में और कोर्ट चले गए, ठीक है। हमारे भारतीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी कोर्ट ने, किसी भी हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री को पेश होने के लिए कहा। तो पहली बार खुद इंदिरा गांधी इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेश हुई थी और 5 घंटे से ज्यादा तक उपस्थित रही थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो ये उपस्थित हुई थी, ठीक है। तो अब हुआ क्या, उसी का निर्णय, उसी का रिजल्ट आना था, उसी केस का रिजल्ट। उस समय जो वहां के प्रमुख थे वो थे जगमोहन। कौन थे? जो प्रमुख न्यायमूर्ति थे, न्यायाधीश थे, इनका नाम था जगमोहन सिन्हा। सारी चीजें समझिएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात हो रही है।
और इसके जो न्यायाधीश हैं वो है जगमोहन सिन्हा। इनको फैसला सुनाना है, 12 जून की बात है। मैंने कहा किस केस में? राजनारायण चुनाव हार गए थे, उन्होंने कुछ शिकायतें की थी, कुल 14 शिकायतें की थी, जिसको लेके गए थे कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और उसके लिए इंदिरा गांधी पेश भी हो चुकी थी। उसका रिजल्ट आना था 12 जून को। रिजल्ट आया, शाम होते होते रिजल्ट आया, और रिजल्ट आया जिसमें 14 में से 12 तो आरोप कहा कि कोर्ट ने गलत है, लेकिन 2 आरोप कहा कि सही है। 2 आरोप कौन से सही माने गए? पहला ये सही माना गया कि इनके एक जो प्रतिनिधि थे वो थे यशपाल। इंदिरा गांधी के प्रतिनिधि, भैया इन लोगों के प्रतिनिधि होते हैं जो चुनाव लड़ते हैं। तो यशपाल भैया वो सरकारी जॉब में थे उस समय, इनके प्रतिनिधि बने थे। तो पहला कहा गया कि ये गलत है, यशपाल प्रतिनिधि बने थे, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा ये था कि इनका मंच बहुत ऊंचा जो बनवाया गया था वो सरकारी कर्मचारियों ने बनवाया था, ये सिद्ध हो गया। और सरकारी कर्मचारियों से आप, इसका मतलब सरकारी सहायता का आपने दुरुपयोग किया। दूसरा क्या था? सरकारी कर्मचारियों का दुरुपयोग, सरकारी कर्मचारियों का दुरुपयोग किया। ये 2 आरोप इनके ऊपर सिद्ध हो गए। अब ये 2 आरोप सिद्ध हुए तो जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, उसके अकॉर्डिंग इनको कहा गया इनकी जो सदस्यता थी वो रद्द कर दी गई, सदस्यता रद्द कर दी गई। पूरा सन्नाटा हो गया भैया। और यहां से तो चलो ठीक है, कुछ बात नहीं थी। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट हुआ, दूसरा बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान से समझिएगा, कहा गया 6 वर्ष तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकती आप, 6 वर्ष तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकती। ध्यान से समझिएगा, सदस्यता रद्द है वो तो ठीक है भैया, दोबारा बन जाए, लेकिन दूसरा बहुत महत्वपूर्ण जो जजमेंट दिया गया कि 6 साल तक आप कोई चुनाव लड़ ही नहीं सकती। अब भैया पूरा इलाहाबाद हाई कोर्ट के परिसर में सन्नाटा छा गया, ठीक है। और पूरा विपक्ष एकदम बहुत खुश हो गया। उसने कहा कि अब तो हम उखाड़ के ही फेंक देंगे इंदिरा गांधी को, और किसी भी कीमत पर सत्ता छोड़नी पड़ेगी। जब आप 6 साल तक चुनाव ही नहीं लड़ सकती तो सत्ता में कैसे रहेंगी? अब यहां से पूरा इमरजेंसी का प्रोसेस शुरू हो जाता है। ध्यान से समझिएगा आगे सारी चीजें, है ना। रिजल्ट आ गया, इनसे कहा गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 जून को रिजल्ट दिया और कहा कि एक निश्चित समय दिया गया, लगभग 20 दिन के आसपास। कहा कि 20 दिन आप डिसाइड कर लीजिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाइए और या तो फिर आप अमल करिए हमारे निर्णय पर, जिसमें कहा गया कि आपकी सदस्यता रद्द होती है और 6 साल तक आप कोई चुनाव नहीं लड़ सकती। अब हुआ क्या, इसी सारी बातों को लेकर इंदिरा गांधी ने बैठक चालू की। इंदिरा गांधी बैठी, इंदिरा गांधी के साथ इस समय जो प्रमुख इनका सहयोगी थे, जो इनकी हर बात में इनको सलाह और सहायता देते थे, वो थे संजय गांधी। 2 लड़के थे इनके, आपको पता ही होगा, संजय गांधी और राजीव गांधी, ठीक है। दोनों के बारे में वो सारी चीजें हम परिवार के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे आगे वाले वीडियोस में। संजय गांधी राजीव गांधी थे। राजीव गांधी एकदम राजनीति में इंटरेस्टेड नहीं थे, पायलट थे, सीधे साधे आदमी थे। संजय गांधी राजनीति में इंटरेस्टेड थे, इनके साथ में रहते थे, ठीक है। तो संजय गांधी थे, मीटिंग हुई, संजय गांधी थे, उसमें और कौन था उस मीटिंग में? संजय गांधी के एक दोस्त है बंसीलाल, वो थे इस मीटिंग में। ये हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी के दोस्त और बंगाल के चीफ थे सिद्धार्थ शंकर राय। तो ये कुल मिला के 5 लोग थे, और हक्सर साहब थे जो उनके प्रमुख सचिव थे। ये 5 लोग उस मीटिंग में थे, 3 ये हक्सर साहब और इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी उस मीटिंग में ये कहा जाता है, इंदिरा की जो ऑटोबायोग्राफी मिलती है उसमें इन्होंने कहा कि अब मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए था। पूरा मन बना लिया, कहा कि अब भैया कुछ होने वाला है नहीं और इस्तीफा दे दिया जाए। तो इन्होंने कहा कि अरे ऐसे कैसे इस्तीफा दे देंगी। संजय गांधी ने इंसिस्ट किया और कहा ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, और हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से रिलैक्स मिलेगा और कुछ ना कुछ तरीका सोच लेंगे, इस्तीफा नहीं देना है। और जब इन्होंने कहा तो इंदिरा गांधी को मानना पड़ा और इन्होंने कहा इस्तीफा नहीं देंगे, ठीक है। तो फिर मान गए इंदिरा गांधी और कहा कि इस्तीफा नहीं देंगे। उसके बाद फिर 20 जून को इंदिरा गांधी ने एक बहुत बड़ी रैली की दिल्ली में, 20 जून को। अब भैया जिसकी हर राज्य में सरकार है और जो खुद प्रधानमंत्री है, रैली करना उसके लिए बड़ी बात नहीं है। रैली की और उसमें 10 लाख से ज्यादा भीड़ आई दिल्ली में, और उसमें इन्होंने बहुत संवेदनशील तरीके से जनता से संवाद किया कि ये लोग षड्यंत्र के तहत हमारी सत्ता को गिराना चाहते हैं और देश में एक अशांति लाना चाहते हैं, जो कि सही नहीं है ना। और ये सारी बातें कही गई, ठीक है। फिर 20 जून के जवाब में 22 जून को जेपी ने कहा हम रैली करेंगे, लेकिन जेपी को हवाई जहाज उड़ाने की इजाजत नहीं मिली खराब मौसम की वजह से। तो मोरारजी देसाई ने संबोधित किया, इसमें भी बहुत भीड़ थी, बरसात हो रही थी, लेकिन मोरारजी देसाई ने संबोधित किया और कहा हम उखाड़ के ही फेंकेंगे, कैसे भी इंदिरा गांधी को छोड़ेंगे नहीं। मतलब बड़ा तनाव चल रहा, आप समझिए ध्यान से, है ना। तो उसके बाद हुआ क्या, ये केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया और 24 जून को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। 24 जून को इस केस में सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आना है। और उसके जो उस समय जो न्यायाधीश हैं वो हैं अय्यर साहब।
बेसिकली उस समय ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा था, तो जो थे उपस्थित उन्होंने ही जजमेंट दिया, अय्यर साहब ने जजमेंट दिया। और इसमें इंदिरा गांधी ने कहा था कि हमको एब्सोल्यूट स्टे चाहिए, मतलब कंप्लीट स्टे, है ना, जिसमें कुछ इधर उधर इफ बट ना हो। लेकिन इस पे इन्होंने मना कर दिया, इन्होंने कहा एब्सोल्यूट स्टे नहीं दिया जा सकता है। अब इसकी कुछ हिस्ट्री है इनकी, अय्यर साहब की भी समझ लीजिएगा। अय्यर साहब बेसिकली जहां से बिलोंग करते थे वहां की सरकार को संजय गांधी सस्पेंड कर चुके थे 1959 में, है ना, और वो उसमें विधि मंत्री, कानून मंत्री थे, बाद में ये बने हैं, है ना। तो आप समझ रहे हैं कि थोड़ा मनमुटाव भी था, हालांकि उसको बहुत ज्यादा ध्यान में नहीं दिया होगा, ऐसा मैं कह रहा हूं, ठीक है। तो इन्होंने जो जजमेंट दिया, इसमें इन्होंने कहा मैं एब्सोल्यूट स्टे नहीं दे सकता हूं, लेकिन इन्होंने कहा कि आप प्रधानमंत्री रह सकती हैं जब तक फुल बेंच का फैसला नहीं आएगा, आप प्रधानमंत्री रहिए। लेकिन एक कंडीशन लगा दी गई कि आप संसद में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, संसद में वोट नहीं डाल सकते और संसद की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकती। अब ये तो बड़ी बेइज्जती की बात थी, प्रधानमंत्री संसद में नहीं जा सकता, है ना। तो इंदिरा गांधी को बड़ा झटका लगा, बहुत शौक हुआ, है ना। और इसी जजमेंट से इतना प्रभावित हुए, इतना खुश हुए जेपी और मोरारजी देसाई कि जेपी ने 24 जून को ही ये तय कर दिया कि 25 जून को एक बहुत बड़ी रैली होगी जिसमें इंदिरा गांधी को सत्ता छोड़नी होगी, है ना, सत्ता छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जेपी ने तय कर लिया कि 25 जून को इंदिरा गांधी को सत्ता छोड़ना होगा, एक बहुत बड़ी रैली होगी, है ना। तो जेपी उसके लिए ट्रेन से गए, क्योंकि क्योंकि इनका हवाई जहाज उड़ाने की इजाजत नहीं मिली, तो ये ट्रेन से गए दिल्ली और 25 जून को एक रैली आयोजित हुई, बहुत बड़ी रैली। ये कहा जाता है कि उस रैली में कहीं पैर रखने की जगह नहीं थी। उस रैली रामलीला मैदान है शायद, वहां से लेके संसद तक पूरा आदमी ही आदमी था, कहीं पैर रखने की कोई जगह नहीं थी, बहुत भीड़ थी, है ना, जो जेपी की रैली हुई 25 जून को। और उसमें इन्होंने कुछ प्रमुख बातें कही। पहला ये कहा, संवाद हुआ, सारी बातें कही, फिर उन्होंने दो बहुत बड़ी बातें कही, ध्यान से समझिएगा। पहला, इन्होंने सेना और सभी सरकारी कर्मचारियों से कहा कि आपको जो भी निर्णय अनैतिक लगता है आप उसको पालन करने से मना कर दो। इसका मतलब ये था कि एक हिसाब से मतलब ये कि उकसाया जा रहा है विरोध, कर्मचारियों को अशांति पैदा हो सकती है ना, ऐसा इनको लगा कि जब अगर सरकारी कर्मचारी, सेना मना कर देगी, पुलिस मना कर देगी, हम सरकार का काम नहीं करेंगे, तो सरकार कैसे काम कर सकती है। ध्यान से समझिएगा, ये सारी चीजें हुई इसमें। तो 25 जून को ही फिर बैठक चालू हो गई, है ना। 25 जून को जब ये रैली हुई, बहुत भीड़ आई, जिसमें आह्वान किया जयप्रकाश नारायण ने सभी सरकारी कर्मचारियों से और पूरे देश से, है ना, कि इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री मत मानिए, इनका कोई अनैतिक काम, इनकी कोई अनैतिक बात मत मानिए, है ना, इनको अपना प्रधानमंत्री के रूप में एक्सेप्ट मत करें आप लोग, ठीक है। 25 जून को इंदिरा गांधी पर बहुत दबाव था। एक बैठक हुई, जिस बैठक में वही 5 लोग फिर से उपस्थित थे जिनकी मैंने आपसे बात की, और सब लोग बैठ के बोले क्या करना है। कई सारे पहलुओं पर विचार हुआ। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि सत्ता में तो रहना है सिद्धार्थ शंकर राय से, और कहा कि कोई तरीका संविधान के अंतर्गत आप ढूंढो कि कैसे हम लोग सत्ता में रह सकते हैं। सिद्धार्थ शंकर राय संविधान पलटने लगे। बहुत देर, सिद्धार्थ शंकर राय बंगाल के मुख्यमंत्री और इंदिरा गांधी के बहुत खास दोस्त हैं, ध्यान से समझिएगा। संविधान पलटा और घंटे 2 घंटे में उन्होंने कहा कि संविधान का एक आर्टिकल है अनुच्छेद 352, जिसके अंतर्गत हम इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो सिद्धार्थ शंकर राय ने कहा अनुच्छेद 352 है भैया, जिसमें इमरजेंसी 2 बार लग चुकी है, वो एक्सटर्नल इमरजेंसी है 1962 और 1971 में, मतलब 2 इमरजेंसी लग चुकी है। पहली इमरजेंसी पूछा जाएगा तो 1962 और दूसरा पूछा जाएगा तो 1971। लेकिन उन्होंने कहा ये बाह्य कारणों से था, हम लगाएंगे आंतरिक कारणों से। किस आधार पर लगाएं? आंतरिक कारणों से। तो इंदिरा गांधी ने कहा ठीक है। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि चलो चलते हैं। तो इंदिरा गांधी और सिद्धार्थ शंकर राय ये लोग गए उस समय के राष्ट्रपति के पास। उस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, 1974 में बने थे, याद रखिएगा, है ना। वीवी गिरी तक की मैंने आपको बात बताई थी, 1969 में बने थे राष्ट्रपति, ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद 1969 के बाद 1974 में जो नए राष्ट्रपति बने थे ये थे फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति बन गए। अब ध्यान से समझिएगा, फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति तो हैं, ठीक है। फखरुद्दीन अली अहमद के पास कौन कौन से लोग गए? इंदिरा गांधी और सिद्धार्थ शंकर राय। इन्होंने कहा कि हमने आपातकाल लगाने का निर्णय लिया है, ठीक है। तो फखरुद्दीन अली अहमद ने पूछा कि क्या और, हालांकि इनके बहुत दबाव में रहते थे और किसी भी जजमेंट में कोई अपोज नहीं करते थे। तो इन्होंने कहा कि कोई और चारा नहीं है? तो उन्होंने कहा नहीं, कोई और चारा नहीं। तो इन्होंने पूछा क्या आपने कैबिनेट को सूचना दे दी है? तो इन्होंने कहा नहीं, अभी नहीं दी है, अभी देंगे तो खबर लीक हो सकती है, सुबह दे दिया जाएगा बैठक करके, आप भरोसा रखिए, ठीक है। तो मान गए। उन्होंने कहा ठीक है, आप भेज दीजिएगा, फैसला मैं साइन कर देता हूं, ठीक। तो उसी 25 जून 1975 को मध्य रात्रि में, मतलब 8 बजे के आसपास मीटिंग हुई, उसके 1-2 घंटे बाद भेज दिया गया। 25 जून 1975 की मध्य रात्रि को साइन हो गए राष्ट्रपति के। और 25 जून 1975 को देश में पहली बार आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगा। तो पूछा जाएगा देश में पहली बार आपातकाल कब लगा? तो 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लग गया। देश का पहला आपातकाल है 25 जून 1975 को लगा। बहुत ध्यान से समझिएगा सारी चीजें,
ठीक है, आपातकाल लग गया। 25 जून की रात में ही जितने भी नेता थे, जितने भी विरोधी थे, सबको अरेस्ट कर लिया गया। जितने भी, संजय गांधी ने कहा और उनके दोस्त बंसीलाल ने, किसी को नहीं छोड़ना है, जिन्होंने भी मम्मी का अपमान किया है सबको बंद करो जेल में। तो सारे नेताओं को उठा उठा के जेल में बंद कर दिया गया, जितने भी विरोधी थे सबको, है ना। केवल जयप्रकाश नारायण और मोरारजी देसाई को हरियाणा के गेस्ट हाउस में रखे थे, बाकी सबको जेल में ठूस दिया गया, सबको बंद कर दिया गया। हजारों गिरफ्तारियां हुई उसी रात, रातों रात हजारों गिरफ्तारियां हुई, ठीक है। ये 25 जून 1975 की रात की बात है। 26 जून को सुबह बैठक हुई। 26 जून 1975 को सब आए, सब लोग कैबिनेट के, कुछ लोग आए नहीं, एक दो लोग, बाकी सब लोग आए और बैठक हुई। किसी ने कुछ नहीं कहा, सबको सूचना दी गई कि आपातकाल लगा दिया गया, उसका ये कारण है। किसी ने कुछ नहीं कहा, सब लोग चले गए। उसी बैठक के बाद संजय गांधी ने इंद्र कुमार गुजराल को बुलाया। इंद्र कुमार गुजराल उस समय सूचना और प्रसारण मंत्री थे। इन्होंने बुलाया और उनसे कहा कि आज के बाद जो भी खबर छपेगी उसको पहले आपको हमारे पास लाना पड़ेगा। इंद्र कुमार गुजराल बहुत सज्जन और सीधे आदमी थे। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, खबरें तो पहले मैं भी नहीं देखता, आप कैसे देख लोगे, है ना, मैं खुद नहीं देखता कोई खबर, है ना, छपने के बाद ही आती मेरे पास। तो उन्होंने कहा मैं कह रहा हूं आपको ऐसा करना होगा। तो इन्होंने कहा कि अरे भैया, आपके जन्म से पहले हमारे कांग्रेस से संबंध है और आपकी माताजी से संबंध है ना, आपके परिवार से संबंध है, ठीक है। तो उन्होंने बात मानने से इनकार कर दिया। अगले दिन फिर वो अच्छा कि हमारे पास खबर क्यों नहीं है, उसके बेसिस पे इनको हटा दिया गया और एक शुक्ला जी को बना दिया गया सूचना और प्रसारण मंत्री, है ना। मतलब जो भी मंत्री थोड़ा विरोध किए, एक दो मंत्री, मेरा कहने का मतलब ये है, उन सबको हटाया गया और नए मंत्री बनाए गए और ये चालू हो गया आपातकाल का समय। कब से? 26 जून 1975 से। 25 जून की मध्यरात्रि को साइन हुआ और 26 जून 1975 को आपातकाल लग गया और ये आपातकाल का सफर चालू हो गया 26 जून 1975 से, चलता रहा। बहुत सारे इसमें कई ऐसे निर्णय लिए गए जो गलत थे, जिनका बड़ा विरोध हुआ जनता में। हालांकि मीडिया उस समय इनके कंट्रोल में थी, सारी खबरें इनको दिखाई जाती थी, इसलिए इन लोगों को पता नहीं चला। लेकिन कई, जैसे नसबंदी कार्यक्रम उसी समय चालू हुआ था, जबरदस्ती सबकी नसबंदी की जाती थी पकड़ पकड़ के, इसका जनता में बड़ा विरोध था, बड़ा विद्रोह था लोगों में, है ना। दूसरा एक कार्यक्रम चालू हुआ कि जो सौंदर्यीकरण के नाम पर जो छोटी बस्तियां थी उनको खूब हटाया गया आगरा और नई दिल्ली से, उसका भी बड़ा विरोध था। पूरे देश में इसका बड़ा विरोध चल रहा था, लेकिन इनको ये सब पता नहीं चल रहा था, ठीक है। 1976 में चुनाव होना था, हालांकि उसको थोड़ा आगे बढ़ाया गया कि इनको लगा अभी परिस्थितियां ठीक नहीं, थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और मीडिया सब इनके कंट्रोल में थी। तो जब 1976 में चुनाव नहीं हुआ तो मीडिया ने सुनियोजित तरीके से सोचा कि क्या किया जाए, तो पूरी मीडिया इनके पक्ष में लिखने लगे कि अरे सब बहुत खुश हैं, इंदिरा गांधी जी बड़ा अच्छा कर रही हैं और ये आपातकाल बड़ा अच्छा है देश के लिए, सब टाइम से जा रहे हैं और सब बड़ा खुश है जनता। तो इससे प्रभावित हुई और 1977 में हटा लिया गया। जनवरी 1977 में आपातकाल हटाने का निर्णय ले लिया गया। जनवरी 1977 में आपातकाल हटा लिया गया। लगा कब था, ध्यान रखिएगा, 25 जून 1975 को, और जनवरी 1977 में आपातकाल हटाया गया, ठीक है। फरवरी में चुनाव कराने का निर्णय लिया गया। फरवरी 1977 में चुनाव कराने का निर्णय लिया गया और मार्च में चुनाव हुए। मार्च 1977 में चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस बुरी तरीके से हार गई और अपना जो राज्य उत्तर प्रदेश है, यहां कांग्रेस सभी सीटों पर हार गई। एक भी सीट यहां कांग्रेस नहीं जीती। उत्तर प्रदेश से कांग्रेस सारी सीटों पर हार गई और उस चुनाव में कांग्रेस को मात्र 154 सीट मिली थी। कुल मिलाकर 154 सीट मिली थी, जो पिछले चुनाव में कांग्रेस को 352 सीट मिली थी। मेजॉरिटी से भी ज्यादा, बहुमत से ज्यादा, प्रचंड बहुमत मिला था। वो इस बार के चुनाव में कांग्रेस को मात्र 154 सीट मिली थी, जिसमें इंदिरा गांधी, संजय गांधी और सारे बड़े मंत्री सब अपनी अपनी सीट हार गए और उत्तर प्रदेश पूरा हार गया। तो यहां इनकी सरकार जाती है और जनता पार्टी की सरकार आती है। इसके बाद फिर जनता पार्टी का उदय और उसके बारे में जो उसके आंतरिक गतिविरोध है और दोबारा इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री बनना, ये सब हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज केवल इमरजेंसी की बात थी, इसके फैक्चुअल क्वेश्चंस की बात थी। फिर से समझ लीजिएगा सारी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे आ सकते हैं। इमरजेंसी कब लगी, तो 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर लगी। 2 बार पहले लग चुकी थी, 1962 और 1971 में। उसके पहले भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, परमाणु परीक्षण पूछा जा सकता है, ठीक है। वो आप बता देंगे। परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को हुआ। उसके पहले के क्वेश्चन बन सकते हैं, 1974 में राष्ट्रपति कौन बना, तो आप क्या बताएंगे, फखरुद्दीन अली अहमद बने। उसके पहले के भी कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे पूछा जाएगा कि जो बांग्लादेश का विभाजन था, उसके बाद फिर जो पहली विधानसभा हारी वो कौन सी थी, गुजरात विधानसभा, जिसको सस्पेंड किया गया, और वहां के मुख्यमंत्री कौन थे, तो चिमन लाल थे, है ना। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। फिर आपका जेपी मूवमेंट के बारे में पूछा जाएगा, तो आप बिहार के रहने वाले थे, पूरा मूवमेंट आप बता सकते हैं। सारी चीजें कहानी के रूप में आपको डिस्कस की गई हैं, ध्यान से समझिएगा और जो चीजें पॉइंट्स मिले उनको आप नोट जरूर किया करिए, है ना। नोट डाउन करिए, केवल सुनने से सारी चीजें क्लियर नहीं होंगी, पॉइंट्स को आप नोट डाउन करते रहिए और सही से पढ़िए, है ना। ऐसे आपको हम अभी शुरू हुआ है यहाँ से 2020 तक आपको पूरा हम सब डिटेल में सारी चीजें आपको पढ़ाएंगे और जो भी यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं वो सब आपको क्लियर होंगे, है ना। पूरा राजनीतिक घटनाक्रम की अंडरस्टैंडिंग होगी और क्वेश्चंस भी सारे क्लियर होंगे, ठीक है। चलिए, हाँ, थैंक यू।